सीईसी गुरुकुल लेक्चर सीरीज के इस भाग में आपका स्वागत। मैं शंकर कुमार, इतिहास विभाग, हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में कार्यरत हूं और आज जिस विषय पर यह चर्चा हम लोगों के बीच होगी उसका विषय है आरंभिक भारत और इतिहास बोध। आरंभिक भारत में इतिहास बोध की जो बात हो रही है, इसका संदर्भ यह है कि जब आधुनिक तरीके से इतिहास लेखन की प्रक्रिया 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दियों में भारत में हुई, और जैसा कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है वो यहाँ ऑलरेडी आ चुके थे और इतिहास, भारतीय इतिहास को जानने की प्रक्रिया उनके बिहेस्ट पर शुरू हो चुकी थी और इसके कई वजह थे। वो क्यों भारतीय इतिहास को जानना चाहते थे उसकी चर्चा हम कुछ देर में करेंगे। लेकिन उसी क्रम में एक आप कह सकते हैं एक सोच बनी जो कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्टोरियंस के द्वारा जो भारतीय इतिहास लिखने की जो परिपाटी शुरू हुई थी उसी का प्रतिफल था। उसमें लगभग 18वीं शताब्दी के अंत में और 19वीं शताब्दी के शुरू के दशकों में यह बात सामने आई उनके लेखनी से कि संभवतः जिस तरह के इतिहास की वो खोज भारतीय शास्त्रों में कर रहे थे, भारतीय पांडुलिपियों में कर रहे थे, भारतीय साहित्यिक स्रोतों में कर रहे थे, और यहां मैं केवल साहित्यिक स्रोत इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पुरातत्व एक विषय के तौर पर अभी विकसित नहीं हुआ था, वेस्ट में भी नहीं हुआ था, पश्चिम में भी नहीं हुआ था। तो निश्चित रूप से यहां भारत में भी इसकी शुरुआत एक विषय के तौर पर नहीं हुई थी और जो भी इतिहास लेखन के लिए स्रोत के तौर पर प्रयोग किया जा रहा था वो मूलतः लिखित ही थे या कुछ जो भवन, स्मारक या सिक्के उन्हें मिलते थे उसके आधार पर। तो ऐसे परिप्रेक्ष्य में जो सोच बनी वो यह थी कि संभवतः प्राचीन भारतीय इतिहास में लोगों में इतिहास बोध का ही अभाव था, यानी ऐतिहासिक चेतना ही नहीं थी। और चूंकि ऐतिहासिक चेतना नहीं थी तो जो प्राचीन भारतीय स्रोत हैं, लिखित स्रोत हैं, उसमें कालखंड या समय के क्रमानुसार चीजों का व्याख्या होना या जिसे हम क्रोनोलॉजी कहते हैं, सो इवन द स्केलेटल ऑफ क्रोनोलॉजी was missing from these texts। तो यह एक भावना बनी उस समय 18वीं शताब्दी के अंत में और 19वीं शताब्दी के शुरुआत में, और उसके कई परिणाम हुए और आज उसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि किस हद तक यह कहना सही होगा कि प्राचीन भारतीयों में इतिहास लेखन या इतिहास बोध या इतिहास के चेतना का ही अभाव था, और अगर नहीं था तो फिर उसके जो पक्ष में जो दलील है उसकी चर्चा हम करेंगे। और उसके पहले सबसे इसकी बैकड्रॉप को या कह सकते हैं कि एक जो पृष्ठभूमि थी इस प्रकार के चार्ज लगाने की, उसकी चर्चा करें। तो जैसा कि आप अपने स्लाइड पर देख सकते हैं, जेम्स मिल का नाम आपने सुना होगा। काफी बड़ा नाम है, जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के तौर पर 19वीं शताब्दी के शुरुआत में ही पुस्तक लिखी थी और यह काफी आप कह सकते हैं कि एक माइलस्टोन था, एक दूसरे प्रकार से, एक मॉडर्न तरीके से इतिहास को लिखने की परिपाटी का पहला उदाहरण के तौर पर यह पुस्तक था। और उसमें जेम्स मिल ने इस चीज को उद्धृत किया है जिसको मैंने आपके स्लाइड पर आपके समक्ष रखा है। लेट्स रीड इट आउट। रूड नेशंस seem to derive a particular gratification
from pretensions to remote antiquity. As a boastful and turgid vanity distinguishes remarkably the Oriental nations, they have in most instances carried their claims extravagantly high. अब ये बात क्यों की जा रही है 19वीं शताब्दी के शुरुआत में? इसकी जो पृष्ठभूमि है, इसकी जो आप कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल बैकड्रॉप है, वह यह है कि जो ओरिएंटल राइटर्स थे और जिन्होंने भारत के बारे में काफी अच्छा कुछ भी लिखा था, मैक्स म्यूलर जैसे इतिहासकार, या आप कह सकते हैं कोलब्रुक थे, विल्सन थे, तो इन लोगों ने जो भारत के बारे में या भारतीय प्राचीन इतिहास के बारे में या भारतीय सभ्यता के बारे में, उसकी एंटिक्विटी को लेकर कितना पुराना यह रहा होगा, उसके बारे में जो बातें की थी, वो उसके विरोध में जेम्स मिल अपनी असर्शन कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जब इस तरह के इंडोलॉजिस्ट्स जब भारत के बारे में, भारतीय सभ्यता की उत्कृष्टता के बारे में, ज्ञान भंडार के बारे में जो बातें लिख रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं एक चाहत थी, एक मंशा थी या एक आशा थी कि जैसे 15वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी के आसपास पुनर्जागरण के आंदोलन के तौर पर या रेनेसां के मूवमेंट के तौर पर यूरोप ने क्लासिकल एंटिक्विटी को खोजा था और उसकी उत्कृष्टता को नए तरीके से समझने की कोशिश की थी, तो कहीं ना कहीं यह मंशा थी इंडोलॉजिस्ट्स की कि भारतीय प्राचीन परंपरा को जानने के पश्चात भी एक नए पुनर्जागरण जैसे आंदोलन को जन्म दिया जा सकता है, और हो सकता है कि वो ज्ञान के एक भंडार, अतीत में अवस्थित ज्ञान के एक भंडार को खोल दें और उससे वर्तमान को एक नई दिशा मिलेगी। सो देयर वाज सम सेंस ऑफ एंटिसिपेशन और देयर वाज सम सेंस ऑफ होप विथ विच Indian antiquity was sought to be studied in order to reveal something like Renaissance, or in order to give rise to something like Renaissance, even in in this effort. तो उसके विरोध में जेम्स मिल यह असर्शन दे रहे हैं कि ये वैनिटी और एक्स्ट्रावेगेंटली हाई क्लेम्स के अलावा कुछ नहीं है, और उनका जो मानना है वो ये है कि जो प्राचीन पांडुलिपियां हैं, ग्रंथ हैं और धर्मशास्त्रिक जितने भी टेक्स्ट्स हैं, उसको पढ़ने के बाद आपको एक क्रोनोलॉजी का ढांचा भी नहीं मिल पाता है, यानी कि एक जो सेंस ऑफ टाइम है वो उतना तक हम पता नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि इस तरह के स्रोतों में, जिस तरह के स्रोत पढ़े जा रहे थे इस समय अतीत को जानने के लिए, जैसे एपिक जो लिटरेचर है, यानी कि रामायण और महाभारत, पुराण तो कुछ बाद में जाकर पढ़ा जाने लगा, लेकिन उसके पहले धर्मशास्त्र जो शास्त्रिक ट्रेडिशन है या मनुस्मृति है, तो इस प्रकार के जो वैदिक ब्राह्मणिज्म से जुड़े जो टेक्स्ट्स हैं उसको पढ़ने की परिपाटी शुरू हुई। और उन टेक्स्ट्स को पढ़ने के पश्चात जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्टोरियंस हैं, उन्हें लगा कि जिस प्रकार से वो यूरोपीय इतिहास को समय के ढांचे में ढाल पाते हैं, अतीत की घटनाओं को समय में पिरो पाते हैं, एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंसिंग कर पाते हैं, वो भारतीय अतीत को पढ़ने के बाद संभव नहीं हो पा रहा था। तो एक बात जो चल पड़ी वो यह था कि संभवतः भारत में टाइम का जो कॉन्सेप्ट है, समय की जो अवधारणा है, वही कुछ भिन्न थी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो जुडायो क्रिश्चियन ट्रेडिशन है या इस्लामिक ट्रेडिशन भी है, उसमें समय की जो परिकल्पना की गई है वो लीनियर है, वो सीधी रेखा के तौर पर है, उसकी एक दिशा होती है, वो एक निश्चित दिशा में जा रहा होता है। परंतु इस प्रकार के ग्रंथों को पढ़ने के पश्चात एक परिपाटी जो बन पड़ी
और उसके कुछ निश्चित रूप से उसके कुछ पुट निश्चित रूप से भारतीय ग्रंथों में भी थे, और वह था समय का चक्रीय अवधारणा। तो ऐसा माना जाने लगा कि भारतीय सभ्यता में, भारतीय संस्कृति में समय को लीनियर तरीके से देखा ही नहीं जाता, और एक चक्रीय अवधारणा है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। और इस लेक्चर के बैकड्रॉप पर भी आप देख सकते हैं जो एक चक्र बना हुआ है, वह मूलतः समय को ही दर्शाता है। और समय को दर्शाने के लिए आप कोई तीर का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, कोई डायरेक्शन नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि वो गोल घूम रहा है। सो देयर इज सम सेंस ऑफ रिपीटेडनेस, वह पुनः उसी स्थान पर आ जाता है। और जैसे जो ब्रह्मवादी परंपरा है, हिंदू ट्रेडिशन में जो आप देखते हैं, समय की चक्रीय अवधारणा में 4 युगों की बात की गई है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग और फिर से पुनः सतयुग। या गीता के सार में भी आपको समय की चक्रीय अवधारणा बिल्कुल दिख जाती है कि ऐसा क्या था जो नया है, क्या तुम लेकर आए थे जो तुम छोड़कर जाओगे, पहले तुम क्या थे, आज क्या हो, फिर पुनः फिर वही हो जाओगे। तो इस तरह की आप कह सकते हैं कि भारतीय दर्शन में भी जो एक चक्रीय अवधारणा है समय की, वो काफी सीधे तौर पर हमें दिखती है। और यह जब क्लेम किया गया कि भारतीय प्राचीन ग्रंथों को पढ़ने से आपको उस तरह का इतिहास आप नहीं बना पाएंगे जैसा कि यूरोप में आप बना पाते हैं, जो एक सीक्वेंशियल अकाउंट है इवेंट्स का, और जैसे राज्य व्यवस्था का या युद्धों का या बदलती परिस्थितियों का, और इसी प्रकार का इतिहास 19वीं शताब्दी में यूरोप में लिखा जा रहा था। शायद यह चर्चा करना भी जरूरी होगा इस समय कि यूरोपीय जो इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन है, बौद्धिक परंपरा है 19वीं शताब्दी की, वो रेनेसांस से गुजर चुकी थी, वो रिफॉर्मेशन से गुजर चुकी थी, वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से गुजर चुकी थी, वो जो इनलाइटनमेंट स्कॉलर्स थे, पीरियड ऑफ इनलाइटनमेंट है 1840-1830 के समय तक का, उससे गुजर चुका था। तो इन सभी आंदोलनों और परिवर्तनों से गुजर जाने के पश्चात जो यूरोप की बौद्धिक परंपरा बनी थी, और मैं शायद वैज्ञानिक जो क्रांति हुई थी 17वीं शताब्दी यूरोप में, उसका जिक्र नहीं किया, वो भी काफी निर्णायक भूमिका इसमें निभाया था यूरोप की बौद्धिक परंपरा को बनाने के लिए। तो 18वीं और 19वीं शताब्दी में जो यूरोप की बौद्धिक परंपरा बनी थी, वो इन आंदोलनों और परिवर्तनों से गुजर कर बनी थी। और जो मेन स्ट्रीम इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन है यूरोप का, वो काफी इंपिरिकल हो चुका था, वो काफी पॉजिटिविस्ट हो चुका था। अब इन दो शब्दों को थोड़ा विस्तार से हम समझ लें कि इसका मीनिंग क्या है हमारे इस चर्चा में, और काफी महत्वपूर्ण मसला है ये। पॉजिटिविज्म, जैसा आप सभी जानते हैं कि पॉजिटिविज्म लाइज एट द रूट ऑफ द साइंटिफिक इंक्वायरी और एट द रूट ऑफ द साइंटिफिक फिलॉसफी। तो विज्ञान के क्षेत्र में जो ज्ञान अर्जन किया जाता है, उसका अगर दर्शन देखें, उसकी अगर मेथोडोलॉजी को देखें, तो वो सभी पॉजिटिविज्म के ऊपर आश्रित है। पॉजिटिविज्म के ऊपर ही वो, आप कह सकते हैं, एक स्ट्रक्चर तैयार किया गया है, उसकी पूरी आउटलुक पॉजिटिविस्ट है। अब ये पॉजिटिविज्म है क्या? इसको आप यूं समझिए कि अपनी ज्ञानेंद्रियों से जो आप ज्ञान अर्जन कर पाते हैं, वही इंपिरिकल है और वही पॉजिटिविस्ट है, वही वैलिड नॉलेज है। उसके बियॉन्ड जो आपकी ज्ञानेंद्रियां कैप्चर नहीं कर पाती हैं, और मनुष्य के पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, जिह्वा जिससे हम स्वाद लेते हैं, और स्किन जिससे हम किसी चीज को छू पाते हैं। तो अगर इन ज्ञानेंद्रियों के अलावा कोई ज्ञान का या आप ज्ञान को समझ पाते हैं, जैसे आप मान लीजिए कि आपकी आसक्ति किसी के प्रति है,
आपकी भक्ति किसी के प्रति है, या आपने सपने में कुछ देखा है, या आप मोटिवेट होकर किसी चीज को पाना चाहते हैं, या यू आर इंस्पायर्ड अबाउट समथिंग, या कोई मिस्टिक कुछ बातें हो, या कुछ स्पिरिचुअल आप कह सकते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीप ऑफ इमेजिनेशन हो, तो उसको आप इंपिरिकल नहीं कर सकते, वो वैलिड नहीं है। तो एक सोच बनी 19वीं शताब्दी तक पॉजिटिविस्ट फिलॉसफी के तहत कि भाई आप उन्हें अलग कर दीजिए, वो ज्ञान का लेजिटिमेट डोमेन नहीं है, और एक अगर जो वैलिड नॉलेज है वो इंपिरिकल होना चाहिए, वो दिखना चाहिए, वो दूसरों को दिखाया जा सके या सुनाया जा सके, या उसको छूकर उसकी अभिव्यक्ति की जा सके, या उसका कोई स्वाद हो, या उसकी कोई सुगंध या दुर्गंध हो, तो कहीं ना कहीं ज्ञानेंद्रियां, मानवीय ज्ञानेंद्रियां उसे कैप्चर करे, उसके प्रेजेंस को रजिस्टर करे। और वो चीजें अगर आप नहीं कर पाते हैं तो वो ज्ञान का वैलिड डोमेन नहीं है, उसमें हमें नहीं जाना चाहिए। तो इसी आधार पर विज्ञान का विस्तार हुआ है। शुरुआत जो इंपिरिकल स्टडीज और पॉजिटिविस्ट स्टडीज की हुई है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बॉटनी हो, जूलॉजी हो, तो वहां ज्ञान के लिए आप यही परिधि बनाते हैं, और उसके बियॉन्ड की चीजें जो होती है वो आपके इंक्वायरी का हिस्सा नहीं होता है। और जब 19वीं शताब्दी यूरोप में इस आधार पर जो भी वैज्ञानिक शोध किए गए या जो ज्ञान अर्जित किया जा रहा था, उसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स दिए। और एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स का मतलब है नई दवाइयां बनी, फिजिक्स के क्षेत्र में नए उपकरण बने, केमिस्ट्री के क्षेत्र में कई केमिकल्स या कुछ ऐसे तत्व मेटल्स और मेटलर्जी के हमारे समक्ष आए जिसने हमारे जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित किया। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि जो साइंस का डोमेन, जो नेचुरल साइंसेस का डोमेन है, वो काफी अपने अपने वैभव में और अपनी उपलब्धियों में काफी ऊंचा जा चुका था। तो पब्लिक स्टीम जो है नेचुरल साइंसेस के प्रति वो काफी पॉजिटिव हो रहा था। और ऐसी अवस्था में जो गैर विज्ञान के जो विषय हैं, जिसमें आप अतीत का अध्ययन कह सकते हैं, राजनीति का अध्ययन कह सकते हैं, समाज का अध्ययन कह सकते हैं, मन का या मानसिकता, दिमाग का अध्ययन कह सकते हैं, तो इस तरह की, या भौगोलिक जो जानकारी है उसका अध्ययन जो है, तो इस तरह के जितने विषय हैं वो काफी प्रभावित थे पॉजिटिविज्म से। और कहीं ना कहीं एक कोशिश की जा रही थी, कई बार जबरदस्ती भी यह कोशिश की जा रही थी कि कैसे अपने विषय को ज्यादा से ज्यादा वैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुत किया जा सके, और उसे वैज्ञानिक आप कह सकते हैं पोशाक पहनाया जा सके, और उसकी जो मेथोडोलॉजी है ज्ञान अर्जन करने की, वो भी कैसे पॉजिटिविस्ट जो फिलॉसफी है लगभग उसी तरीके से की जा सके। तो ऐसी स्थिति में आप देखते हैं कि सोशियोलॉजी के क्षेत्र में ऑगस्ट कॉम्ट पॉजिटिविज्म की बात कर रहे हैं, या इतिहास में भी आप देखते हैं कि हमें यह बताया जा रहा है कि हिस्टोरियन शुड लुक एट फैक्ट्स एंड शुड डू अवे विथ ओपिनियंस, राइट। तो जो ह्यूमन बायस है उसको आप अलग कर दीजिए और केवल अपना ध्यान हिस्टोरिकल फैक्ट्स के ऊपर रखिए। और फैक्ट्स क्या हैं? समथिंग विच इज रिटन, समथिंग विच इज मटेरियल, समथिंग विच इज available, which can be touched, which can be shown to others, which could be audible, which can have some taste or something। तो जो evident है, जिसका प्रमाण है, जिसकी प्रामाणिकता दूसरों के समक्ष भी सिद्ध की जा सकती है, वही आधार बनेगा इतिहास लेखन का। तो इस प्रकार की परिपाटी से यूरोप व्याप्त था। और जब भारतीय अतीत के ग्रंथों को पढ़ा जाने लगा तो उसमें निश्चित रूप से हिस्ट्री की जो एक मॉडर्न कंसेप्चुअलाइजेशन यूरोप में थी, वो था कि घटनाओं को क्रोनोलॉजी के आधार पर
समय के आधार पर क्रमबद्ध तरीके से आप पिरो सकें और कहीं ना कहीं कॉज इफेक्ट रिलेशन को एस्टैब्लिश कर सकें। तो एक नए तरीके से जो इतिहास लिखने की परंपरा शुरू हुई 19वीं शताब्दी भारत में, और उसमें जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्टोरियंस थे उनका काफी हाथ था, क्योंकि वो यूरोप के उसी इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन से आए थे जहां इस प्रकार का इतिहास लिखा जा रहा था। मैं इसकी राजनीति के ऊपर बाद में आऊंगा, लेकिन मोटे तौर से जो बात मैं कह रहा हूं वो ये है कि जो एक क्रोनोलॉजी की सर्च भारतीय अतीत में की जा रही थी, समयबद्धता की जो खोज भारतीय अतीत के ग्रंथों में की जा रही थी, वो उन्हें मिल नहीं रहा था। चक्रीय अवधारणा के कारण नहीं मिल रहा था, या जो लीनियर नोशन ऑफ टाइम है उसके एब्सेंस के आधार पर नहीं मिल रहा था। और जिस प्रकार के वो ग्रंथ पढ़ रहे थे, और काफी लिमिटेड किस्म के ग्रंथ पढ़ रहे थे, वो पुराण अभी उन्होंने पढ़ना शुरू नहीं किया था, या उन्होंने अशोक के शिलालेखों को पढ़ना शुरू नहीं किया था, या उन्हें जो इस प्रकार के स्रोत हैं उसमें भी जो इम्बेडेड सेंस ऑफ टाइम है लीनियर टाइम का, उसका उन्होंने अध्ययन शुरू नहीं किया था। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में रुद्रदमन जो लिख रहे हैं उसका भी, जिसमें अतीत का उन्होंने सीधे तौर पर जिक्र किया है, या अशोक के शिलालेखों में जिसमें अशोक यह लिख रहे हैं कि 13वें वर्ष में, अपने शासन के 13वें वर्ष में उन्होंने कलिंग पर, या 12वें वर्ष पर कलिंग पर उन्होंने आक्रमण किया। तो ये जो समय की अवधारणा और परिकल्पना प्राचीन भारतीय स्रोतों में हमें दिखती है, जो कि हमेशा साइक्लिक नहीं है, चक्रीय नहीं है, वो लीनियर भी है, तो इन सबों से वो अभी वाकिफ नहीं हुए थे। और जिस प्रकार के ग्रंथ वो पढ़ रहे थे वो, और उसके पीछे कारण भी हैं, जैसे कई बार हमें कई इतिहासकार यह बताते हैं कि वो एक दूसरे यूरोपीय संस्कृति से आए थे और भारत पर शासन करने के लिए, खास कर जब वो प्रशासनिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटर्स ने ले लिया था, तो फिर उन्हें जरूरत थी कि भारतीय सिविल परंपरा को वो जान सकें, भारतीय सोशल नॉर्म्स को वो जान सकें, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में उसकी जरूरत पड़ती थी। तो ऐसी अवस्था में उन्होंने पंडितों को, मौलवियों को इंप्लॉय किया कि प्राचीन ग्रंथों को पढ़ें, और कहीं ना कहीं जिस प्रकार उन्हें गाइड किया गया वो काफी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में गाइड किया गया, और कई ऐसे टेक्स्ट थे प्राचीन भारत के जिसमें समय की सीधी अवधारणा आपको देखने को मिलती है, वो नहीं मिल रहा था। और जैसा मैंने आपको बताया कि पुराण में वैसा आपको देखने को मिलता, या बाद में जो विकसित हुई विधा आर्कियोलॉजी की, उसमें हमें इसका सीधा प्रमाण मिलता है, या बौद्ध या जैन ग्रंथों में भी मिलता है, या कई जो बाद के काल के जो टेक्स्ट हैं, जो बायोग्राफीज हैं, उसमें मिलता है, लेकिन उन चीजों का उन्होंने अध्ययन नहीं किया था। तो ऐसी स्थिति में जो एक मान्यता बनी उनकी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्टोरियंस की, वो यह थी कि भारत में चक्रीय समय की अवधारणा है, लीनियर नोशन ऑफ टाइम यहां नहीं है, और इसके कारण भारत में, संभवतः प्राचीन भारत में, आरंभिक भारत में इतिहास बोध का ही अभाव था। लोग ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से न याद करते थे, न लिखते थे, और इसके कारण जो फैक्ट और फिक्शन है उसका एक कॉम्बिनेशन इतिहास के तौर पर हमें विरासत के तौर पर मिलता था, जो कि निश्चित रूप से गलत है। और आगे की चर्चा में हम इस अभिव्यक्ति की क्रिटिक करेंगे, और हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे और किन कारणों से वो ऐसा ये चार्ज लगा रहे थे कि भारत में, प्राचीन भारत में समय की अवधारणा चक्रीय होने के कारण इतिहास चेतना का ही अभाव था। और उसके पश्चात यह भी देखेंगे कि हमें कहां से एविडेंस मिलता है जहां हम यह देख पाते हैं सीधे तौर पर कि यह कहना ही गलत है, क्योंकि भारतीय अतीत में समय की अवधारणा न ही केवल थी, बल्कि काफी आप कह सकते हैं रोबस्ट तरीके से थी। और हर एक संस्कृति अपने तरीके से समय को परिभाषित करता है और उसके अनुरूप
सारे अतीत की गतिविधियों को या अतीत की घटनाओं को अपने आप कह सकते हैं कम्युनिटी मेमोरी का हिस्सा बनाता है। और उन सभी चीजों की चर्चा जो कि इस असर्शन की क्रिटिक के तौर पर होंगी, उसकी चर्चा हम इस लेक्चर के बाद करेंगे। लेकिन आज के लेक्चर में आपने यह देखा कि इस चार्ज के पीछे कि प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन में समय की अवधारणा चक्रीय थी और इतिहास की चेतना का अभाव था, इसके पीछे जो सोच है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्टोरियंस की और क्यों वो ऐसा कह रहे थे, उसकी चर्चा हम लोगों ने आज इस लेक्चर में किया। धन्यवाद।